नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम दोस्तों जानेंगे एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोग जरूर देखना। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे इस सर्विस को लेके, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे की जाती हैं, इनकी पोस्ट के नाम क्या होते हैं, कमिश्नर एंड डीजीपी में डिफरेंस क्या होता है, इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखना। आपको इस सर्विस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरली दोस्तों बच्चों को बस यही पता होता है कि इनको गाड़ी मिलती है, इनको बंगलो मिलते हैं, बट हम आगे की भी चीज़ें दोस्तों जानेंगे कि इनको और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एंड इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कमिश्नरेट सिस्टम जानेंगे एंड नॉन कमिश्नरेट सिस्टम जानेंगे, सारी बातें हम दोस्तों जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, एंड इसकी दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है, मतलब जब बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करते हैं तो उनकी दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। यहाँ पे दोस्तों आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है एंड हर साल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग करके हमारे देश में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड दोस्तों आईपीएस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो किसी और सिविल सर्विसेज में नहीं है, वो है दोस्तों इनकी यूनिफॉर्म। बहुत से बच्चे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए, मतलब यूनिफॉर्म उनका प्यार है, उनको इतना लगाव है अपने इस यूनिफॉर्म से कि वो सिर्फ इसी सितारों के लिए, जो उनके कंधों पे सितारे होते हैं, एंड दोस्तों सिर्फ इसी यूनिफॉर्म के लिए बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है, हमें गर्व होता है दोस्तों। कई बार तो गूस बम्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जितनी भी मैंने फोटोज़ लगाई हैं, ये सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं। एंड दोस्तों ये सारे बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनको आप अक्सर इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। सफ़ीन हसन सर दोस्तों आप जानते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं। इनकी आप यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखना, इन्होंने अपनी वीडियो से काफ़ी सारे बच्चों को इंस्पायर किया है। तो दोस्तों जो आईपीएस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इनकी यूनिफॉर्म। दोस्तों यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपको जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो आपको किसी और सर्विस में नहीं मिल सकती, क्योंकि इस पे लोग देखते ही पहचान जाते हैं आईपीएस ऑफिसर है। इनफैक्ट दोस्तों जो अगर आईएएस ऑफिसर होता है वो तो उनको तो यूनिफॉर्म होती नहीं, तो उनको लोग तभी पहचानते हैं जब उनके साथ उनका पूरा काफिला चलता है, कि उनके साथ पुलिस वगैरह चलते हैं, तो लोगों को पता चलता है ये आईएएस ऑफिसर हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। बट दोस्तों आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म ही उनकी पहचान होती है, एंड इसी यूनिफॉर्म को लेके दोस्तों सोसाइटी में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो आप करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं पा सकते, क्योंकि दोस्तों रिस्पेक्ट आपको पता है किसी से खरीदी नहीं जा सकती, ये कमाई जाती है। अपनी मेहनत से ये लोग अब यूनिफॉर्म को पाते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं एंड फिर दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। अब दोस्तों दो तरह के सिस्टम होते हैं, पहला होता है नॉन कमिश्नरेट एंड दूसरा होता है कमिश्नरेट सिस्टम। जैसे कमिश्नर्स आपने दोस्तों सुना होगा, दिल्ली में कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं होते। ऐसे ही लखनऊ है, लखनऊ में भी दोस्तों कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। एंड आपने पोस्ट काफ़ी सारी सुनी होंगी, एसीपी सुना होगा, डीसीपी सुना होगा जो दिल्ली में है दोस्तों। एंड उसके बाद आपने फिर एसपी की पोस्ट सुनी होगी, एसएसपी साहब सुना होगा, एसएसपी साहब आ गए, आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा। फिर दोस्तों आपने डीआईजी साहब सुना होगा, एंड देन दोस्तों आपने डीजीपी साहब सुना होगा। ये काफ़ी सारी पोस्ट हैं। इन दोनों का दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है। एक को कहते हैं कमिश्नरेट सिस्टम, दूसरे को कहते हैं नॉन कमिश्नरेट सिस्टम। तो दोस्तों हम पहले जानेंगे नॉन कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में, क्योंकि दोस्तों यही है, ज़्यादातर स्टेट्स हमारे जो हैं, हमारे जो राज्य हैं भारत के अंदर, ज़्यादातर किसको फॉलो करते हैं, नॉन कमिश्नरेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई आईपीएस ऑफिसर एग्जाम क्रैक करके बनता है, मतलब यूपीएससी क्रैक करके वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, तो नॉन कमिश्नरेट के अंदर उनकी सबसे पहली पोस्टिंग होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैंने दोस्तों ये सीक्वेंस में लिखा है, मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे दोस्तों कमिश्नरेट में भी मैंने नंबरिंग कर रखी है, ये सीक्वेंस वाइज है कि आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट मिलती है, सबसे लास्ट में कौन सी पोस्ट मिलती है। तो नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले हमें पोस्ट मिलती है एएसपी, यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड दोस्तों जो नॉन कमिश्नरेट सिस्टम है, इसमें क्या बात होती है कि जैसे कि हमें किसी डिस्ट्रिक्ट का, यानी किसी जिले के, अगर कोई जिला होता है जैसे भारत के अंदर डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है तो वहाँ पे
वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी रोल आ जाता है, मतलब जो वहाँ के जिला अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर आपको समझना हो तो मैं समझाता हूँ इसको अलग स्टाइल से। जैसे कि एक आईपीएस ऑफिसर है, यानी एक एएसपी है एंड एसपी है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है दोस्तों, ठीक है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, बट जो वहाँ के डीएम होते हैं ये इनसे रिपोर्ट मांगते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आईपीएस ऑफिसर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो दोस्तों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। हमारे जो आईएएस हैं, डीएम साहब है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड जो आईपीएस हैं ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं नॉन कमिश्नरेट में क्या हो रहा है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट कर रहा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। इसमें दोस्तों प्रोसेस पूरा एक फॉलो होता है। जैसे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है तो उनको जो भी परमिशन चाहिए होती है वो कौन परमिशन देता है, डीएम साहब देते हैं। वो फर्दर किससे परमिशन लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि जो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसे दोस्तों सपोज दूसरा एग्जांपल है इसमें कि अगर आपको धारा 144 लगानी है, यानी सेक्शन 144 सीआरपीसी का जो है, जिसमें एक तरह से लोगों को गैदर करने से रोका जाता है, पब्लिक मीटिंग्स को रोका जाता है, 4 या 4 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित नहीं होना होता उस धारा के तहत। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, वो धारा लागू करते हैं डीएम साहब, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है वहाँ पे, डीएम है। डीएम का मतलब जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो नॉन कमिश्नरेट में दोस्तों क्या है कि जो धारा 144 है वो कौन लागू कर रहा है, डीएम साहब कर रहे हैं, वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड या पुलिस जो है वहाँ की आईपीएस लोग जो हैं वो अल्टीमेटली रिपोर्ट कर रहे हैं डीएम साहब को। तो दोस्तों ये है नॉन कमिश्नरेट सिस्टम। ये जनरली दोस्तों हमारे स्टेट्स में यही फॉलो किया जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यही फॉलो करते हैं। बट दोस्तों इसकी आप एक कह सकते हैं इसमें क्या एक दिक्कत है कि इसमें प्रोसेस में जो है पूरा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम का मतलब कि अगर इनको धारा 144 लगानी है तो पुलिस पहले डीएम साहब से बोलेगी, फिर डीएम साहब लगाएंगे, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। फिर वो भी फर्दर अगर एक्सटेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस चल रहा है। तो ये है दोस्तों नॉन कमिश्नरेट सिस्टम, ठीक है। अब कमिश्नरेट में क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक तरह से हम डीएम की परमिशन हमें नहीं लेनी हो, कि डिसीजंस हमें अल्टीमेटली फास्ट डिसीजन लेने हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम पूरे प्रोसेस में लंबा टाइम खींचेंगे तो तब तक जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों एक कमिश्नरेट सिस्टम भी बनाया गया। इसमें क्या होता है कि धारा 144 लगाने की जो पावर है वो दे दी जाती है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। आप 6th नंबर में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा है कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, मतलब एक तरह से अब इनको बार बार परमिशन नहीं लेनी होती सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो नॉन कमिश्नर वाला था उसमें क्या था, उसमें उनको डीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ती थी। एग्जीक्यूटिव कौन है वहाँ पे दोस्तों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिला अधिकारी साहब के पास ज़्यादा पावर है। एंड यहाँ पे इन्होंने यही पावर, यानी कि इसमें क्या हुआ, जैसे दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली में क्या है, कमिश्नरेट सिस्टम है, ठीक है। अब दिल्ली दोस्तों राजधानी है हमारे देश की, एंड राजधानी है तो दोस्तों आपको पता है सारी की सारी हड़ताल यहीं पर होती है, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी भी खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम बार बार ऐसे करें कि पहले अगर धारा 144 लगानी तो डीएम साहब के पास जाओ, डीएम साहब से परमिशन लो, फिर वो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे एक्सटेंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों अवॉइड करने के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया जिसे कहते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। इसमें क्या हुआ, कमिश्नर ऑफ पुलिस को सारी की सारी पावर दे दी गई धारा 144 वगैरह लगाने की, यानी लॉ एंड ऑर्डर कौन संभाल रहा है, डायरेक्टली पुलिस संभाल रही है। एंड नॉन कमिश्नर में पुलिस प्लस सिविल दोनों मिलके दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पुलिस की टॉप मोस्ट पोस्ट होती है दोस्तों वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जो एसपी होते हैं वो पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। मतलब पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो पुलिस की तरफ से कौन संभालता है दोस्तों, एसपी। एंड वैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है वहाँ के, डीएम साहब, यानी डीएम साहब प्लस एसपी साहब दोनों मिलके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। बट कमिश्नरेट सिस्टम में क्या है दोस्तों, कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर दे दी गई है, ये ऑर्डर पास करते हैं, फिर इनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये है छोटा सा डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में, कमिश्नरेट एंड नॉन कमिश्नरेट। एंड दोस्तों जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है उसे कहा जाता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कमिश्नर ऑफ पुलिस है। एंड लखनऊ है, लखनऊ में भी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। ये बहुत बड़ी बड़ी सिटी हैं दोस्तों, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लखनऊ दोस्तों यूपी की राजधानी है, तो वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल कभी ना जाए, इसलिए पुलिस को इतनी पावर दे रखी है।
ऐसे ही दोस्तों नॉन कमिश्नरेट सिस्टम है, इसमें पहले हम बात कर लेते हैं इनकी पोस्टिंग्स की। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर अगर नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में पोस्टेड होता है तो उसकी सबसे पहले पोस्टिंग होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड दोस्तों उसके बाद ये सारे प्रमोट हो के क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जैसे कि दोस्तों सेकंड पोस्टिंग है इसमें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तीसरी पोस्टिंग है एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। चौथी है दोस्तों एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपने मूवीज में काफी सुना होगा, एसपी साहब आ गए, एसएसपी साहब आ गए, तो ये सारी वही पोस्ट हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अगली प्रमोशन के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद क्या मिलती है दोस्तों, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपने सुना होगा आईजी साहब बोलते हैं, आईजी साहब आ गए यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर है दोस्तों अगली पोस्टिंग एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडिशनल डीजीपी। जो डीजीपी होती है वो टॉप मोस्ट होती है, एंड उससे जस्ट लोअर पोस्ट कौन सी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एंड दोस्तों सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट जो होती है नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में वो उसे कहते हैं हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं दोस्तों वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, यानी डायरेक्ट उनके बातचीत किससे है, मुख्यमंत्री साहब से है। ऐसे दोस्तों कमिश्नरेट सिस्टम है। कमिश्नरेट सिस्टम में सबसे पहली पोस्टिंग क्या मिलती है एक आईपीएस ऑफिसर को। जैसे दिल्ली में अगर कोई आईपीएस ऑफिसर बन के आया है तो उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होती है दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर वो प्रमोट होते हैं, प्रमोट होकर उनकी जो पोस्टिंग है मतलब जो उनकी रैंक है वो बढ़ जाती है, उन्हें कहा जाता है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद फर्दर वो प्रमोट होते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर दोबारा से प्रमोट हुए, फिर उन्हें कहा गया एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर दोस्तों जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर लास्ट में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है किसी कमिश्नरेट सिस्टम की उसे कहा जाता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले राकेश अस्थाना साहब की दिल्ली में इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया था, यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कैसे बनाया गया, राकेश अस्थाना साहब को। अब दोस्तों इसमें एक बात आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है, तो इनकी जो रैंक होती है ना कि किस आईपीएस ऑफिसर को कमिश्नर बनाया जाएगा, तो दोस्तों इसमें क्या होता है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो वहाँ की राज्य सरकार है ये उनके ऊपर होता है कि किस रैंक के ऑफिसर को वो कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में दोस्तों जो कमिश्नर होंगे उनकी रैंक नॉन कमिश्नर में किसके बराबर होगी, यानी डीजीपी के बराबर की, यानी उनकी जो रैंक है वो डीजीपी के बराबर है। अगर वो किसी स्टेट में नियुक्त होते नॉन कमिश्नर वाले में तो उनको डीजीपी बनाया जाता है, बट अभी वो कमिश्नरेट में है तो उनको कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिया गया है। ऐसे दोस्तों किसी स्टेट में क्या होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो इसमें 6th नंबर पर मैंने लिखा है आईजी की पोस्ट के मतलब आईजी रैंक के ऑफिसर को भी दोस्तों कमिश्नर बना दिया जाता है किसी स्टेट के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा इन दोनों के अंदर डिफरेंस, एंड ये सारी रैंकिंग है दोस्तों कि प्रमोट होके कैसा कौन सी पोस्ट कम मिलती है, तो ये भी आप एक बार देख लेना। फिर दोस्तों ये है कि कंधे पे आपने देखा होगा उनके सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, एम्बलम होता है, एंड वो स्टार्स क्यों होते हैं दोस्तों, वो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन से ऑफिसर की क्या रैंक है वो आप उनके कंधे के स्टार्स को देख के ही पहचान सकते हैं। अब दोस्तों दो तरह की चीजें हैं, पहला है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी जिसे आप कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। मतलब ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या हुआ कि पूरे भारत के लेवल की, जिसे कहा जाता है आईपीएस। ऐसे दोस्तों एक स्टेट पुलिस सर्विस भी होती है जो आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम क्रैक करके क्लियर करते हैं एग्जाम। तो दोस्तों लास्ट में जो मैंने मतलब जो नीचे की तरफ है वो है स्टेट के लिए, एंड जो ऊपर है वो है आईपीएस के लिए। तो ये दोस्तों मैंने गूगल से निकाला है ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि एक स्टार का मतलब क्या होता है, 2 स्टार का मतलब क्या होता है, एम्बलम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आईपीएस की बात करूं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं सिंगल स्टार है जो सबसे लास्ट में। सिंगल स्टार का मतलब क्या हुआ, वो अभी क्या है दोस्तों, अंडर ट्रेनिंग है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या फिर डीएसपी है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। फिर दोस्तों फिर अगर कंधे पे सिर्फ एक एम्बलम है तो क्या हुआ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। एंड डीजीपी के लिए दोस्तों देखिए, डीजीपी एंड एडिशनल डीजीपी के लिए क्या होता है, एक क्रॉस का साइन आप देख रहे होंगे एंड प्लस एक एम्बलम है। तो दोस्तों ये थी पुलिस की पूरी रैंक, एंड नीचे वाला दोस्तों है स्टेट के लिए, तो आप इसको एक बार देख लेना। फिर दोस्तों आपने देखा होगा जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, यानी जो आईपीएस ऑफिसर को कार मिलती है उसमें भी स्टार्स लगे होते हैं किसी कार में। तो दोस्तों उस स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों अगर 3 स्टार लगे हैं कार पे, ब्लू कलर की एक प्लेट होती है उस पर 3 स्टार लगे हैं, तो इसका मतलब किसकी कार है, डायरेक्टर जनरल की कार है या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कार है, यानी डीजीपी साहब की गाड़ी है या फिर एडिशनल डीजीपी साहब की गाड़ी है, ठीक है। एंड अगर 2 स्टार हैं इसका मतलब गाड़ी में कौन बैठा है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एंड अगर सिंगल स्टार है इसका मतलब डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ
डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी साहब। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं प्रधानमंत्री यानी भारत के माननीय प्रधानमंत्री आईपीएस ऑफिसर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये दोस्तों देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद जब बच्चों की आईपीएस की ट्रेनिंग हो जाती है, प्रधानमंत्री डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं। इवन दोस्तों कोविड टाइम पे वो डायरेक्ट मिल नहीं पाए तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सबसे बात करी, लेकिन वो बात करते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री डायरेक्टली बात करते हैं। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कितने बिजी होते हैं, उनका शेड्यूल कितना बिजी होता है, उसके बावजूद वो एक आईपीएस ऑफिसर से मिलते हैं। तो आप देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसीलिए दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे ही दोस्तों जैसे कई बार क्या होता है प्राइम मिनिस्टर खुद चले जाते हैं कि उनके हैदराबाद में जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में डायरेक्ट चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो खुद उनको बुला लेते हैं यानी ऑफिसर्स को बुला लेते हैं पीएम हाउस पे। जैसे कि दोस्तों अगली फोटो आप देखिए, किसको बुला लिया, ऑफिसर्स को बुला लिया पीएम हाउस पे कि वहीं पे डायरेक्टली बैठ के बात कर ले। यानी कि इनके ऊपर होता है या तो खुद बुला लेते हैं या फिर प्रधानमंत्री जी खुद ही मिलने चले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। दूसरी फोटो देखिए दोस्तों, भारत के होम मिनिस्टर आईपीएस ऑफिसर दोस्तों क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो यूनियन होम मिनिस्टर भी दोस्तों देखिए उनसे मुलाकात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पोस्ट कितनी बड़े लेवल की पोस्ट है कि भारत के यूनियन मिनिस्टर्स इनसे मिलने आए हैं। यानी कि इनका दोस्तों उठना बैठना अब किसके साथ रहेगा, बाद में मंत्री लोगों के साथ रहेगा। यही दोस्तों लोग होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। एंड साथ में दोस्तों अमित शाह जी के साथ दोस्तों इसमें यूनियन होम सेक्रेटरी भी हैं अजय कुमार भल्ला साहब एंड बाकी सीनियर लेवल ऑफिसर्स हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ की कि इनको ऐसी कौन कौन सी पोस्ट प्रोवाइड की जाती हैं जिसकी वजह से मतलब ऐसे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस सर्विस के लिए। तो दोस्तों ये जो इसमें है पर्क्स एंड फैसिलिटी, सबसे पहले तो यही है कि इनको बड़े बड़े बंगलो दिए जाते हैं। बंगलों के साथ दोस्तों एक फुल टाइम व्हीकल मिलती है इनको कि इनको कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो इनके पास हमेशा एक गाड़ी रहती है। गाड़ी में एक ड्राइवर भी दिया जाता है दोस्तों। ऐसा भी नहीं कि गाड़ी आपको खुद चलानी है, सरकारी ड्राइवर आपको दिया जाता है। मतलब सारा का सारा खर्चा कौन उठाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। जिस भी अगर स्टेट में है तो स्टेट को उठाती है दोस्तों, एंड वरना यूनियन गवर्नमेंट उठाती है अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के उसमें पोस्टेड है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देखिए, यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड दोस्तों ये रिस्पेक्ट देखिए, एक बार एक कार के पीछे कितने लोग वहाँ पे सैल्यूट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस पोस्ट के लिए। यानी कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पोस्ट है हमारे सोसाइटी की। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जितनी भी दोस्तों सिविल सर्विसेज की पोस्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट हैं। एंड दोस्तों इस सर्विस को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों इन्होंने मेहनत करी है, इनको फ्री में कुछ भी नहीं मिला है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आप अपने लिए रिस्पेक्ट कमा रहे हैं, आप समझिए। फिर दोस्तों देखिए उनको कार मिल गई, ठीक है, बंगलो मिल गया। अब दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर का आप कैबिन देखिए। ऐसा कैबिन आप दोस्तों आपको पता है ये भी एक ड्रीम कैबिन होता है बच्चों का कि इतना बड़ा कैबिन, इतनी बड़ी टेबल, पीछे आपका बोर्ड पे नाम लिखा हो कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इस डेट से इस डेट तक आपने इस डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। तो ये सारी बहुत ही प्राउड की चीज़ें हैं दोस्तों, आपको एक तरह से गर्व होने लगता है। फिर आपके पेरेंट्स दोस्तों विजिट करते हैं जब आपके यहाँ पर कैबिन में आपके ऑफिस आते हैं, तो आपको डबल प्राउड फीलिंग आती है कि भाई मेरे पेरेंट्स आए हैं। एंड वहाँ पे वो देखते हैं कि उनके बच्चों को कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है उस ऑफिस में, तो उन पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ में बाकी चीज़ें क्या हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया, बड़े बड़े बंगलों मिलते हैं, फिर गाड़ियाँ मिलती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें कि इनको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ़ोन बिल हो गया, या जितने भी इस टाइप के बिल हैं, वाटर बिल, गैस बिल, इनके दोस्तों सब्सिडाइज रेट में मिल जाता है। यानी कि या तो बहुत सस्ते पैसे लेते हैं, बहुत कम पैसे लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही माफ़ कर देते हैं कि 100% इनको वो बिल माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल ही इनका बिल ही नहीं आता, ज़ीरो बिल होता है। फिर दोस्तों अगला है आईपीएस ऑफिसर, उनको बंगलो तो मिलता ही है। अब मान लो आईपीएस ऑफिसर को किसी और स्टेट में घूमने जाना है, कि मान लो अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं बट उनको दिल्ली में मन नहीं कर रहा अभी रहने का, उनका मन कर रहा है एक हफ्ते के लिए कहीं उत्तराखंड घूम के आ जाऊँ, पहाड़ी मौसम में ठंडी ठंडी हवा लेकर आऊँ। तो दोस्तों वहाँ जाएंगे तो उनका एकोमोडेशन वहाँ पे भी उनके गवर्नमेंट हाउसेज, गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउस होते हैं वहाँ पे उनको रहने को मिल जाता है बहुत ही मिनिमम रेट पे या फिर जीरो रेट पे। यानी कि कोई भी खर्चा नहीं लगता उनको, वहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिल जाती है, रहना, खाना एंड
गाड़ी भी दोस्तों अपने लिए गाड़ी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फैसिलिटीज़ हैं। फिर दोस्तों जॉब सिक्योरिटी, आर्टिकल 311 दोस्तों साफ साफ कहता है कि एक आईपीएस ऑफिसर को, यानी कोई भी सिविल सर्वेंट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उनको कोई भी व्यक्ति उनकी पद से नहीं हटा सकता। सिर्फ वही व्यक्ति उनको उनके पद से हटा सकता है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राष्ट्रपति साहब ने अपॉइंट किया है एक आईपीएस ऑफिसर को, तो सिर्फ राष्ट्रपति साहब ही उनको उनके पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति से छोटा कोई भी पद हो हमारे देश में, उनके पोस्ट को, मतलब उनके पद से उनको नहीं हटा सकता। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इनको जॉब सिक्योरिटी दे रखी है। आईपीएस ऑफिसर को उनके पद से हटाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरी एक इंक्वायरी होती है, उसके बाद ही सारी छानबीन अच्छे से करने के बाद उनको उनके पद से हटाया जाता है, अगर वो दोषी होते हैं तब। फिर दोस्तों इनको लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। लाइफ टाइम पेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि इनकी सैलरी अच्छी होती है। सैलरी अच्छी होने के मतलब कि रिटायर होने के बाद भी इनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है, ताकि इनका आगे की लाइफ अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। फिर दोस्तों क्या होता है कि इनको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेड बना दिया जाता है। मतलब इनको रिटायर होने के बाद भी या फिर रिटायर होने से पहले भी हर एक जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको वहाँ का हेड बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों बीएसएफ, आपने बीएसएफ के बारे में काफ़ी सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वहाँ के जो एक तरह से हेड होते हैं बीएसएफ के, वो कौन होते हैं दोस्तों? एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। दूसरा है दोस्तों सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वहाँ के कौन होते हैं दोस्तों? हेड आईपीएस ऑफिसर। फिर दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर कौन होते हैं? एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। ऐसे दोस्तों सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके हेड कौन होते हैं दोस्तों? एक आईपीएस ऑफिसर। यानी इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? एक आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर। फिर है दोस्तों एसएसबी, इसके हेड कौन है? अगेन आईपीएस। फिर है दोस्तों एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं? आईपीएस ऑफिसर। फिर कौन है दोस्तों? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी इसके भी वो कौन है? डायरेक्टर जनरल या हेड कौन है? एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आईपीएस ऑफिसर इतनी बड़ी पोस्ट है कि इनको पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया जा रहा है। तो दोस्तों यही कुछ सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं कि हम लोग जहाँ भी पोस्टेड होंगे वहाँ के हमें हेड बना दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पूरे आईपीएस ऑफिसर के बारे में अच्छे से जाना, मतलब आईपीएस ऑफिसर के बारे में अच्छे से जाना, उनकी पोस्टिंग्स जानी, कमिश्नरेट एंड नॉन कमिश्नरेट के बीच में डिफरेंस जाना, एंड देन दोस्तों हमने ये उनकी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ देखी, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। एंड दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी सर्विसेज पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि मैं कौन सी सर्विस पे वीडियो बनाऊँ। एंड इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों को आईपीएस के बारे में पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।